हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जनरली कार्बन के बारे में स्टडी किया, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, उसके बनने वाले कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और बहुत सारी बातें। आज हम लोग यहाँ पे 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं जो हमें प्राइमरीली पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। कॉमनली इसको आई इफ़ेक्ट बोलते हैं। 2 तरह का इफ़ेक्ट होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंडक्टिव और नेगेटिव इंडक्टिव कैसे कैसे रिएक्शंस में आपके सामने अपना रोल प्ले करने वाले हैं, इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसी को जानने के लिए हम आज यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ फ्रेम कर रहा हूँ। हाइपोथेटिकल सा है, कुछ क्लियर नहीं है कि क्या है, बस एक कार्बन की चेन दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ। ये कार्बन की एक लंबी चेन हो सकती है जिसके किनारे पे कोई एक हेटेरो एटम लगा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेटेरो एटम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हो सकता है। तो X यहाँ पे लगा हुआ है एंड सपोज करें कि जो X है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये X कौन हो सकता है? तो X आपके हैलोजन्स हो सकते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये X आपका OH हो सकता है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, NR2 हो सकता है, NH और R दोनों लगे हुए हों ऐसा सीन हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है। अब सब जानते हैं कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं ये। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हैलोजन्स सभी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यही जनरली दिखाई देने वाले हैं। बट अगर मैं एक पूरे एज ए होल ग्रुप की बात करूं, लाइक COOH है, CN है, CHO है, C डबल बॉन्ड O है, COCl है, आप ओवरऑल अगर इनका स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके देखेंगे तो हालांकि डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन है लेकिन उसके आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये X मैं कह सकता हूँ कि सभी इनमें से कोई भी लगा हुआ हो, वेदर ए सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन। अब वापस इस चेन पे आ जाइए। X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मींस उसका इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी था। ये जो शेयर्ड पेयर एक दिखा रखा है, और भी है मैंने दिखाई नहीं है, ये उसका अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी था। यही पावर टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, जिसकी वजह से इस X पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता और इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता। देखिए सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिखाए गए हैं, कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं है कार्बन के साथ अटैच्ड, ऐसा आप मान लीजिए। हालांकि मैंने पूरे बॉन्ड नहीं दिखाए, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सभी sp3 हैं। लास्ट लेक्चर पे मैंने बताया था कि sp हाइब्रिडाइज्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और sp3 लीस्ट। सभी sp3 कार्बन भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे पास एक कार्बन ये है जिसके साथ फ्लोरीन लगे हुए हैं और एक कार्बन ये है जिसके साथ क्लोरीन्स या H लगे हुए हैं, तो ये वाला कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू दिस। हालांकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट इस फ्लोरीन ने ये 3 पेयर अपनी तरफ बुरी तरह से खींच के इस कार्बन पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी कर दी है, इस कार्बन पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पागलों की तरह से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लग जाएगा, जबकि इस कार्बन के उतने बुरे हालात क्लोरीन नहीं कर पाया है। रिजल्टिंग इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ये वाला। सो जब ये हैलोजन लगा हुआ था यहाँ पे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा था, तो ये कार्बन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलेक्ट्रोनेगेटिव था एज कंपेयर टू दीज कार्बन्स जिन पे X नहीं लगा हुआ। रिजल्टिंग ये कार्बन इस पेयर को फिर अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता और ये पॉजिटिव इस कार्बन के पॉजिटिव से कम होता, क्योंकि X जितना पावरफुली इसको खींच रहा है ये कार्बन उतना पावरफुली इसको नहीं खींच पा रहा होगा। बट डेफिनेटली इस X ने इस कार्बन पे पॉजिटिव क्रिएट किया, इस कार्बन ने नेक्स्ट कार्बन के पेयर को अपनी तरफ खींच के
अपने एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव क्रिएट किया। कोई भी एटम अपने ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बियर नहीं करना चाहता था, रिजल्टिंग वो आजू बाजू से खींचने की कोशिश करता। अब ये कार्बन भी इस पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता, क्योंकि इसके कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ही गया था, रिजल्टिंग इस कार्बन पे भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता। यही इस X का इस चेन के ऊपर इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि चेन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, खुद पे नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो चेन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। ये X कोई भी हो, ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दिखा दिए, कोई भी हो, ये X कोई भी हो, ये यही चेन पे इफेक्ट दिखाने वाला है। चेन पे पॉजिटिव चार्ज लगातार डिस्टेंस बढ़ने के साथ घटता जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आएगा इस X की प्रेजेंस की वजह से, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे भी कम, और फोर्थ कार्बन पे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। पहले 2-3 कार्बन्स पे ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है इस X का इंडक्टिव इफ़ेक्ट। यही -I इफ़ेक्ट था। हम लोग देखेंगे किस तरह से ये हमारे सामने कॉन्सेप्ट्स में और रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करेगा। बट एक बार पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट पे नज़र डालते हैं कि ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है। तो मैं फिर दोबारा से आपके सामने वही एक चेन लेके आ रहा हूँ, कार्बन की चेन है, और उसके साथ कोई ग्रुप लगाना चाहूँगा लाइक X, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों को एक साइड में कर देता हूँ, और अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो सकता है? तो C, हाइड्रोजन कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। O नेगेटिव, C हेयर, OH नहीं, O नेगेटिव, ये कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एल्काइल्स, मिथाइल को देखें, इथाइल को देखें, आइसोप्रोपाइल को देखें, टर्शरी ब्यूटाइल को देखें, ये सब कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। मतलब जब यहाँ मैं ऐसा कोई ग्रुप लगाता हूँ लाइक H, तो कार्बन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, रिजल्टिंग इस कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसा पॉजिटिव में दिक्कत वही नेगेटिव में दिक्कत, स्पेसिस तो न्यूट्रल रहना चाहती है, रिजल्टिंग ये अपने उस नेगेटिव चार्ज को नेक्स्ट कार्बन पे पुश करने की कोशिश करता है। ये यहाँ नेगेटिव आ जाता है, वो नेक्स्ट पे शिफ्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ नेगेटिव आ जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन की इस चेन पे नेगेटिव चार्ज दौड़ना शुरू हो गया, और 3 कार्बन्स तक ही कुछ इफ़ेक्टिव रहेगा, उसके बाद नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट होगा। ये कार्बन पे मैक्सिमम नेगेटिव होगा इस H की वजह से। ये -I इफ़ेक्ट है, सॉरी +I इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट, जो चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेंक रहा है, बढ़ा रहा है, पुश कर रहा है। इस कार्बन पे नेगेटिव, फिर नेक्स्ट पे, देन नेक्स्ट पे, देन नेक्स्ट पे, बहुत ही कम, और इस तरह से लगातार ख़त्म। ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो हमेशा परमानेंट होता है, टेम्परेरीली एग्जिस्ट नहीं करता कि अभी होगा और अभी नहीं होगा, हर वक्त मॉलिक्यूल में मौजूद है। और जब हर वक्त मॉलिक्यूल में मौजूद है तो रिएक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा, रिएक्शंस को कैसे डायरेक्ट करेगा, हम कुछ एग्जाम्पल से इस बात को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव इफ़ेक्ट इसका सबसे ज़्यादा है, ये नंबर 1 पे होगा, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, ये नंबर 4 पे, ये नंबर 5 पे। ये थोड़ा अलग आइटम है तो मैं सीक्वेंस में नहीं डाल सकता, मिलता होगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कोई ना कोई सीक्वेंस मिलेगा, बट ज़्यादातर हम इन्हीं का सीक्वेंस देखते हैं। ये सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। जनरली हम समझ जाते हैं कि O तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, बट ये O नहीं है, O नेगेटिव है, तो ये +I इफ़ेक्ट दिखाता है। इस बात को आप एज इट इज़ ऐसे ही ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग इंडक्टिव इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन समझाने की आपको अभी कोशिश करेंगे। एक बात आप याद रखें, मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक कोवेलेंट केमिस्ट्री है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है, कोवेलेंट केमिस्ट्री है, और जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो उनके आयनिक कैरेक्टर की वजह से होती हैं, मतलब उस कोवेलेंट बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर की वजह से होती हैं। ये क्या बात हुई? तो बात तो कोई नई नहीं है, 11th क्लास में बताया जाता था कि बॉन्ड कोई भी
प्योरली कोवेलेंट या प्योरली आयनिक तो होते नहीं हैं, उनमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पे भी जो कोवेलेंट बॉन्ड विद आयनिक कैरेक्टर होंगे, विद मोर आयनिक कैरेक्टर होंगे, उन्हीं की वजह से रिएक्शंस हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व होता हुआ देखेंगे। और ये बात मैं इन सभी इफ़ेक्ट्स के अंदर आपको धीरे धीरे बताता भी चलूँगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पे काम आने वाला है। 2-3 एप्लीकेशंस पे हम यहाँ अभी चर्चा करेंगे। और एप्लीकेशन नहीं तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, हमें सीखना ही ये है कि कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। सी हेयर, मेरे पास ये एक कोई हैलाइड है CH3 CH2 Cl, और मैंने इसके अंदर कोई एक नेगेटिव बॉडी डाल दी, सपोज कीजिए OH नेगेटिव डाल दिया। अब ये OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? सी हेयर, मैं इस कार्बन की चेन को देख रहा हूँ, Cl-I इफेक्ट दिखाता है, पेयर को अपनी तरफ खींचता है, रिजल्टिंग इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन अपने से नेक्स्ट कार्बन की तरफ से खींचेगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इवन इसको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी कार्बन फिर इधर पेयर को खींचेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब चेन पे पॉजिटिव। आप ऐसा भी देखें, ये यहाँ पे ये H है, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं आएगा। जब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होगा तो एक बॉन्ड के पीछे नहीं पड़ेगा, जो आजू बाजू वाले बॉन्ड्स होंगे उन सब के पीछे पड़ेगा। मीन सभी से पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, रिजल्टिंग उसके साथ जितने भी H जुड़े हुए होंगे उन सब पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्जेस मैं अलग अलग जगहों पे दिखा रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल में नेचुरली हो रहा है। तो आप बताएं मुझे, इस कार्बन पे पॉजिटिव होना और इस Cl पे नेगेटिव होना क्या आयनिक कैरेक्टर नहीं है? डेफिनेटली आयनिक कैरेक्टर है। और यही आयनिक कैरेक्टर या इस बॉन्ड का जो आयनिक कैरेक्टर, ठीक है बहुत कम है आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि कार्बन और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही कम डिफरेंस है, बट मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आयनिक कैरेक्टर नहीं है। कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है, तो उस आयनिक कैरेक्टर की वजह से ही अब रिएक्शन होने वाली है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को एनालाइज करके मैं ये देखने लग जाता हूँ कि अब OH नेगेटिव कहाँ जाएगा। तो मुझे सबसे पहला ऑप्शन नज़र आता है कि ये बेस्ट जगह है उसके पास, यहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वो जा सकता है। ये एक ऑप्शन है। दूसरी कन्वीनियंट जगह मुझे ये प्लस और ये कार्बन लगता है, जहाँ वो जा सकता है। और तीसरी कन्वीनियंट मुझे ये H या ये 2H, अगर इनको भी मैं ओपन करके दिखाऊं तो मुझे ये 3H नज़र आते हैं इस कार्बन के साथ लगे हुए, जहाँ पे ये जा सकता है। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जब यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो यहीं जाएगा। और यहाँ जाने पर जब ये OH नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तो आप फिर दोबारा ध्यान दें, चलो ठीक है यहाँ भेजता हूँ मैं इसको, लेकिन ये कार्बन टेट्रावेलेंट है, फिलहाल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। आप 5वां लेके जाना चाहते हो, आप कार्बन की अगर एक्साइटेड स्टेट ऑब्जर्व करो तो आपको पता होना चाहिए वो आगे कोई खाली ऑर्बिटल पोजेस नहीं करता, रिजल्टिंग उसका आगे कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 4 ही बॉन्ड वो बना सकता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब अगर इस OH नेगेटिव को यहाँ जाना है तो इस Cl को यहाँ से निकलना होगा, या इस H को यहाँ से निकलना होगा, या इस H को यहाँ से निकलना होगा, या इस पूरे ग्रुप को मिथाइल को यहाँ से निकलना होगा। सी हेयर, ये कार्बन था, इसके पास ये Cl था, इधर H था, इधर H था और इधर मिथाइल था। मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ लाना चाहता हूँ। 5 बॉन्ड बन नहीं सकते, एक किसी को जाना होगा। कौन जाएगा यहाँ से? जो जाएगा उसके लिए एक नाम दे रहा हूँ, लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप कौन होगा यहाँ पे? तो डेफिनेटली Cl लिविंग ग्रुप होगा। क्यों H क्यों नहीं होंगे, मिथाइल क्यों नहीं होगा? C, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं समझ के चलिए, मैं इन 3 में से किसी एक को हटाना चाहता हूँ। 2 तो H हैं, एक CH3 है। इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहा है तो जाने वाला भी इलेक्ट्रॉन के साथ ही जाए, तभी न्यूट्रल स्पेसिस रहेगी। तो
क्या मैं Cl नेगेटिव को विद इलेक्ट्रॉन भेजूं? दो तरह की बॉन्ड क्लीवेज होती है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो क्या वो अपना पेयर लेके जाए शेयर्ड, या छोड़ के जाए? तो छोड़ने वाला तो सवाल ही नहीं उठता, आने वाला पहले से ही लिए हुए है, इसके कैपेसिटी नहीं थी, तो या तो Cl नेगेटिव निकले या H या मिथाइल निकले। तो जो भी इन तीनों में वीकर बेस होगा, वीकर बेस, वो गुड लीविंग ग्रुप होगा। इस कैरेक्टर को एक और नाम देते हैं फ्यूगैसिटी। ये जो फ्यूगैसिटी है या लिविंग ग्रुप कैरेक्टर, ज़्यादा आसान शब्द है लिविंग ग्रुप कैरेक्टर, यही ज़्यादातर बुक्स में दिखेगा आपको, वो उसका अच्छा होगा जो वीक बेस है। आपके पास 3 बेस पड़े हैं और तीनों में से Cl नेगेटिव ही वीक बेस है, वही निकलेगा। आप कहेंगे सर हमें तो नहीं पता चल पा रहा कि Cl नेगेटिव वीक बेस है, कैसे पता चले Cl नेगेटिव वीक बेस है? तो बहुत आसान है, 11th में भी आपको बताया जाता है। आप इनके कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए, जैसे Cl नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड HCl, H नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड H2, H+ ही तो जोड़ना है सब में, और इसका मीथेन। अब आप देख लो इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो मुझे साफ समझ में आ रहा है HCl ही एसिड होता है। ये तो रादर हमने कभी पढ़े ही नहीं एसिड होते हैं। तो HCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब Cl नेगेटिव बहुत ही वीक बेस है, मतलब वही निकलेगा और OH नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक कर लेगा। चलो ये तो एक बात हुई कि किस तरह से इस Cl ने इंडक्टिव की वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल पे जुगाड़ कर रखा है कि कोई बॉडी, नेगेटिव बॉडी आके इस पे अटैक कर पाए। मान लो जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है उसका लिविंग ग्रुप कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है। लाइक मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ OR लगा रहा हूँ, और भी कोई लगा सकता था, NO2 लगा सकता था, जो ऐसे ही -I इफेक्ट दिखाता है, लेकिन लिविंग ग्रुप कैरेक्टर उसका ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब जब लिविंग ग्रुप कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो रिमूव नहीं हो सकता, तो आप बताएं फिर वो यहाँ जाके क्या करेगा? वो तो यहाँ पे जाके अटैक नहीं कर सकता, यहाँ पे उसके लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ निकलने के को तो कोई तैयार है नहीं, ना H नेगेटिव तैयार, ना CH3 नेगेटिव तैयार, ना OR नेगेटिव तैयार, रिजल्टिंग OH नेगेटिव किसी तरह की कोई रिएक्शन यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। चलो दूसरा ऑप्शन तलाशेगा, वो सोचेगा कि क्यों ना कहीं और पॉजिटिव पे चला जाऊं। तो देखिए वो कहाँ जाएगा, प्लीज सी हियर, वो यहाँ जाएगा इस H पे। मैं इस कार्बन की बजाय उसे इस H पे जाता देख रहा हूँ। इमीडिएटली दिमाग चौंकता है कि इस H पे क्यों नहीं, इस पे पॉजिटिव ज़्यादा है, या इस कार्बन प्लस पे क्यों नहीं, इस पे पॉजिटिव भी तो इस H से तो ज़्यादा ही एटलीस्ट, तो इस H पे क्यों, इस H पे या इस कार्बन पे क्यों नहीं? तो मैं आपको फिर बता दूं, फाइनली प्रोडक्ट स्टेबलाइज्ड होना चाहता है। वो ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रहा कि इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो, वो कोई स्टेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो OH नेगेटिव यहाँ पे जाके किस तरह से स्टेबल होगा आप देखें इसको। यहाँ से ये H+ निकल जाएगा, see it very very carefully, ये वो आपका ग्रुप लगा हुआ है। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ऐसे कन्फ्यूजन रहेगा OR से कई बातों को लेके, मैं वही X लिखे रहता हूँ, बट वो इतना आसानी से नहीं निकल सकता था। जब तक कि कोई ज़ोरदार धक्का इसको ना लगे तब तक वो नहीं निकल सकता था। तो मैं धक्के लगाने के कुछ जुगाड़ यहाँ पे बनाऊँगा बाद में रिएक्शंस को पढ़ाते हुए, बट एक बार मैं इस H+ को निकाल रहा हूँ, रिजल्टिंग यहाँ पे नेगेटिव आ गया, H+ निकला है तो नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये यहाँ पे कार्बन के साथ शिफ्ट होके इस X को धक्का मार के बाहर निकाल देगा। रिजल्टिंग आपके पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। सी इट वेरी केयरफुली, ऐसा एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा जहाँ पे ये 2 X लगे रहेंगे, X नेगेटिव आउट हो जाएगा। आप कहेंगे अच्छा सर ये H+ क्यों नहीं, क्या ये H+ नहीं निकल सकता? तो मैं कहूँगा हाँ डेफिनेटली H+ तो ज़्यादा है, निकल ही सकता है। अगर ये H+ मैं निकालता, सी हियर, यहाँ से मैं इस H+ को निकालता तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता। अब ये नेगेटिव इस तरफ तो जा नहीं सकता क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाने नहीं वाला, फिर दोबारा से वही सिचुएशन आ गई, H निकलने नहीं वाले।
अगर मैं कहूँ कि ये इधर आ जाएगा तो इधर भी आने का कोई चांस नहीं है। कार्बन की तो स्टोरी वैसी की वैसी रही, मतलब वो अनस्टेबल है, कार्बन पे नेगेटिव। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये H कभी भी नहीं निकलेगा, बट हमारे सामने पूरी 12th क्लास में 2 रिएक्शंस आएंगी जहाँ पे ये निकलेगा, तो मैं वो वहाँ पे समझाऊंगा। आज भी मैं मना करके तो नहीं जा रहा कि ये नहीं निकलेगा, बट प्रायोरिटी पे ये निकलेगा क्योंकि इसके निकलने के बाद बनने वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। इसके बनने पे कुछ और इंटरमीडिएट बनेंगे जो फर्दर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो अभी इंटरमीडिएट पड़े नहीं है, तो इसलिए मैं इस कहानी को यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं करना चाहता। बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इस H के ना निकलने की वजह सिर्फ अनस्टेबल प्रोडक्ट का बनना था, अनस्टेबल इंटरमीडिएट का बनना था। जबकि यहाँ पे बनने वाला इंटरमीडिएट तो ये भी अनस्टेबल था, लेकिन ये फर्दर स्टेबलाइज्ड आसानी से हो पा रहा था, और वो नहीं हो पाएगा। जहाँ हो पाता होगा वहाँ पे इस H को भी निकालेंगे। बट आप ध्यान रखें, वो सिर्फ 1 या 2 रिएक्शंस ही हमारे सामने हैं जो हमें ऐसा होता नज़र आएगा। एक ये तो हुआ रिएक्शन के अंदर किस तरह से वो अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे वो अपना रोल प्ले करता है, एक बार हम उसको भी देखते हैं। राइट साइड पे देखें आप, 3 एग्जांपल दिखाए हैं एसिड के। ये एसिटिक एसिड है, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, और ये ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है। तीनों एसिड क्यों हैं? क्योंकि ये H का प्लस छोड़ते हैं, H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करते हैं वाटर में। ये देखें, तीनों का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये इस H प्लस को छोड़ता है, ये इस H प्लस को वाटर में आयोनाइज करता है, और ये इस H प्लस को करता है। कौन ज़्यादा टूटेगा वाटर में, कौन ज़्यादा H प्लस को फर्निश कर पाएगा? तो सी हेयर, यहाँ पे ये H O के साथ जुड़ा हुआ है, सेम यहाँ पे भी O के साथ ही जुड़ा हुआ है, बॉन्ड लेंथ सेम है तीनों की। तो रिजल्टिंग जो H का प्लस होगा सिर्फ वही डिसाइड करेगा। यहाँ इधर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है जिसकी वजह से इस पूरे ग्रुप का -I इफेक्ट होगा। और यहाँ पे तो ये वाला एक ग्रुप लगा हुआ है जहाँ पे 3-3 फ्लोरीन दिख रहे हैं मुझे, इस कार्बन को बहुत ही डेफिशिएंट बना देंगे। रिजल्टिंग ये बहुत पावरफुली इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा -I इफेक्ट होगा। जब इस ग्रुप का बहुत ज़्यादा -I इफेक्ट होगा तो ये इस पेयर को अपनी तरफ खींच के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव H लिए हुए होगा, यानी कि ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ये वाला उससे वीक होगा। और यहाँ तो धक्का लग रहा है, मिथाइल अपने इंडक्टिव की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है। रिजल्टिंग, मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि H पे पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा ऐसा करने से, लेकिन O इस तरफ से क्यों खींचेगा इतना ज़्यादा, इस तरफ से ये जो OH बॉन्ड है इस तरफ से वो क्यों खींचेगा इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, जब उसको इधर से कोई डेफिशिएंसी नहीं मिल रही। लेफ़्ट साइड से जब उसको डेफिशिएंसी मिल रही थी इन 2 केसेस में, तब वो इससे बुरी तरह से खींचने लग जाता, और अगर इधर से डेफिशिएंसी ना मिलती तो वो अपना नॉर्मल खींचता, जिसकी वजह से यहाँ H प्लस मिनिमम था, यानी कि ये वाला वीकेस्ट एसिड था और ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इस तरह से एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए भी इंडक्टिव इफेक्ट अपना रोल प्ले करेगा। एक और एप्लीकेशन देखें, यहाँ मैंने ये 3 बेस दिखा रखे हैं, ऑर्गेनिक बेस हैं। ये इथाइलमीन है, ये डाई इथाइलमीन है, और ये ट्राई इथाइलमीन। अगर नाम अभी याद नहीं आ रहे कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो वेट कर लीजिए, अभी आने वाले दिनों में सिखा दूँगा। ये तीनों बेस होते हैं। क्यों बेस होते हैं? साफ दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और वो लोन पेयर वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो लेविस बेस की तरह से एक्ट कर सकता है। ये प्योर फॉर्म में लिए हैं मैंने, मतलब इनमें कोई सॉल्वेंट वगैरह नहीं है, ऐसा समझ लो ड्राई गैसियस फॉर्म में है ये तीनों। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि तीनों में कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो सी हेयर, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, जिसका +I होता है, मतलब नाइट्रोजन पे डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 इथाइल लगा दिए हैं जो डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पे। जैसे जैसे इस नाइट्रोजन पे पुश बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का, डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा उतावला रहेगा इसको डोनेट करने को। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं जो अपने +I इफेक्ट से नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। रिजल्टिंग वो किसी भी H+ को जल्दी से फटाक से लेने की कोशिश करेगा। ये काम भी इंडक्टिव इफेक्ट ही कर रहा था। अगर मेरे पास कोई स्पीसीज लाइक दिस है तो ये इन तीनों में डेफिनेटली सबसे वीक बेस होगा,
क्योंकि क्लोरीन अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस पूरे ग्रुप को माइनस आई क्रिएटर बना देगा, जिसकी वजह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींचेंगे और n पे डेंसिटी कुछ उतनी ईज़ के साथ डोनेबल नहीं होगी जितनी ईज़ के साथ आप अभी तक देख पा रहे थे। रिजल्टिंग ये वीकेस्ट बेस होगा और ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा प्योर फॉर्म के अंदर। चलिए एक और छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं, और वो हालांकि टर्म है, आप सभी अवेयर भी होंगे उससे। एक हमारे पास आता है न्यूक्लियोफाइल और एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियस फाइल लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब जो न्यूक्लियस के पास जाना पसंद करता हो। अब न्यूक्लियस एक पॉजिटिव बॉडी है, तो उस पॉजिटिव बॉडी के पास तो नेगेटिव बॉडीज जाना चाहेंगी, लाइक Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, ये सब न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग्स। अब इलेक्ट्रॉन लविंग तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव बॉडीज होंगी, लाइक Br प्लस, लाइक Cl प्लस, लाइक NO2 प्लस। कंफ्यूज मत होना, हमने तो ये कभी देखे नहीं। ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो देखे भी होंगे, ऑर्गेनिक पढ़े बिना ये नहीं दिखते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक में ही दिखते हैं। ब्रोमोनियम, क्लोरोनियम, नाइट्रोनियम, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जबकि NO2 नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव वो सब न्यूक्लियोफाइल हैं। कुछ स्पीसीज जिनके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, लाइक BCl3, AlCl3, BeCl2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह से बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग हो सकती हैं। और वो स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लाइक NH3, लाइक ROH, लाइक वाटर, लाइक यू कैन से इट हियर अमीन, ये सब लोन पेयर रखने वाली बॉडीज़ हैं, तो किसी भी न्यूक्लियस पे जा सकती हैं। ये सब न्यूक्लियोफाइल्स होंगे और ये सब आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग बॉडीज़ होंगी जो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला बॉडी न्यूक्लियोफाइल इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडीज़ इलेक्ट्रोफाइल्स पे जाके अटैक कर सकता है। ये दोनों कैटेगरीज स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की, ये रीजेंट्स की कैटेगरी हैं कि रीजेंट्स कितनी तरह के होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक इफ़ेक्ट और बताऊँगा यहाँ पे अभी, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हालांकि, कि आप इंडक्टिव इफेक्ट जैसा उसको कहीं स्टडी करें, देखें, ऑब्जर्व करें, बट आपको ध्यान रखना है उसके बारे में भी, और वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको ई इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये दो तरह का है, प्लस ई और माइनस ई, वही दो, जैसे इंडक्टिव दो था, बट इंडक्टिव से थोड़ा डिफरेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट नहीं था, सॉरी परमानेंट इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। काम वही है, आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड में इंट्रोड्यूस करना ताकि रिएक्शंस हो पाएँ। जैसे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सामने लूँ एल्कीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट तो कुछ खास अपना रोल प्ले नहीं करने वाला, क्योंकि कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं लगा हुआ जो कार्बन पे डेफिशिएंसी करे, सिर्फ H लगे हुए हैं, और वो H कार्बन के लगभग इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा मैं चार्ज सेपरेशन, आयनिक कैरेक्टर बनता यहाँ नहीं देखता। जैसे ही मैं किसी भी पाई कंटेनिंग कंपाउंड में, जिसके अंदर भी पाई बॉन्ड हो, मैं उस कंपाउंड के अंदर इस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट अगर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, तो प्लीज़ सी हियर वहाँ रिएक्शंस कैसे होती, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर तो है नहीं ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे है, ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, तो कार्बन पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेबल रहेगा, बट स्टिल अगर मैं इसके अंदर किसी रीजेंट को डाल दूं, रीजेंट कौन, कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल,
अब वो डिपेंड करता है, जैसे मैं ज़्यादातर टाइम एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफाइल्स डालता हूँ, एल्काइंस में या कार्बोनिल में न्यूक्लियोफाइल डालता हूँ, इसमें दोनों डलते हैं, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल्स डलते हैं ज़्यादातर। तो जब मैं कोई रीजेंट ऐड करता हूँ तो उस रीजेंट के एडिशन पे जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक एटम पे माइग्रेट हो जाता है। किस पे माइग्रेट होगा? अगर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है उन दोनों में जिसके बीच पाई बॉन्ड था, तो उसी पे वो माइग्रेट होगा, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। बट अगर यहाँ देखें, जैसे n मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फिर वो n पे माइग्रेट हो जाएगा, रिजल्टिंग इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहाँ इस n पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप ध्यान रखें, ये सिर्फ रीजेंट के एडिशन पे होगा। अगर रीजेंट आप नहीं डाल रहे तो ये नहीं होगा, या आप रीजेंट निकाल लेते हो तो भी ये नहीं होगा। ये सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट है जो रीजेंट के डाले जाने पे होगा। और आप देख रहे हैं आयनिक कैरेक्टर आ तो गया, अब रिएक्शंस होगी। अगर पाई बॉन्ड दो एक जैसे एटम्स के बीच में है और आप रीजेंट डालते हैं तो भी शिफ्टिंग होनी है, बट किस तरफ होनी है अब कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे ये चारों ग्रुप एक जैसे लगा दूं मैं, तो फिर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है, चाहे आप इधर नेगेटिव दिखा देते उधर पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ पे एक H की बजाय मैं एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, तो दो फैक्टर हैं जो बताएंगे कहाँ जाएगा। अभी एक डिस्कस कर रहा हूं कि इस R का इंडक्टिव इफेक्ट जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली इस तरफ ही जाने वाले हैं, जैसा मैंने दिखा रखा है। लेकिन अगर दोनों तरफ R हो और एक जैसा R हो तो फिर कुछ कह नहीं सकता, दोनों में से किसी भी तरफ जा सकता है। एक फैक्टर बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, एक और फैक्टर होगा कि ऐसा करने के बाद जो ये प्लस माइनस बन रहे हैं वो कहाँ कौन स्टेबल है, वो अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये एक R है और तो फिर इधर ही पुश करेगा वो, बट अगर यहाँ पे भी R है तो फिर वो किसी भी तरफ जा सकता है। मतलब साफ है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि अगर सेम एटम्स होंगे और उनके बीच में पाई होगा तो किस तरफ शिफ्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी, इस R पे लगे हुए ग्रुप्स भी डिसाइड करेंगे। लाइक मान लीजिए ये कोई कार्बन की चेन है, छोटी मोटी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, और वहाँ NO2 लगा हुआ है, तो वो NO2 तो माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला था, मतलब इधर खींचेगा, रिजल्टिंग इसके इधर जाने के चांसेस थोड़े ब्राइट हो जाएंगे और उस तरफ जाने के कम। क्या दोनों तरफ भी जा पाएगा? तो हाँ, थोड़ा बहुत जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम जैसा कागजों पे पढ़ रहे हैं रिएक्शन वैसा ही भी है। हम एक रास्ता जब कहते हैं कि रिएक्शन ऐसे जाएगी, तो एक और रास्ता भी होता है जहाँ वो कम जा रही होती है। हम लोग धीरे धीरे इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो जस्ट बेस तैयार करना है हमें, और ये बेस इतना इम्पोर्टेंट बेस है कि इस बेस के बिना ऑर्गेनिक समझी नहीं जा सकती। कहने को ये जो 4 इफ़ेक्ट मैं बताऊंगा, 2 बता दिए हैं, नेक्स्ट लेक्चर 2 लेक्चर्स में शायद अगले 2 भी पूरे हो जाएंगे। वो जो मैं 2 बताऊंगा आपको इफ़ेक्ट, और 2 ये इफ़ेक्ट, और उसके बाद इंटरमीडिएट, ये मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी पढ़ेंगे हम, वो सारा आप यूँ समझ लीजिए किसी एक बिल्डिंग की नींव खोद रहे हैं आप और तैयार कर रहे हैं। अगर उसको अप्लाई करना हम नहीं सीखेंगे तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ ही नहीं सकते। उसको समझने के लिए, दिमाग में सेटल करने के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स को हर पॉइंट पे अप्लाई करना आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। आप पेन कॉपी पे बना के इसको लिख के देखें, रिवाइंड करके देखें पूरे लेक्चर को, बट आप इसको अच्छे से समझ के अप्लाई करना ज़रूर सीखें, ताकि रिएक्शंस बनाते हुए हमें उतनी समस्याएं ना आएँ जितनी नॉर्मली ऑर्गेनिक पढ़ते हुए फेस की जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने नए टॉपिक्स रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन से मिलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ें। गुड बाय।